तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ टॉपिक कर रहा हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, मेरे साथ साथ अगर आप नोट करोगे समझ आ जाएगा। जो बच्चे रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा साथ साथ नोट करना, तो आपको जल्दी समझ आएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है यूटिलिटी अप्रोच, एक है यूटिलिटी अप्रोच, एक है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी क्या है आईसी अप्रोच। एक है यूटिलिटी अप्रोच और एक क्या है आईसी अप्रोच। आईसी का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है नी। तो बच्चों देखो, याद रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसे करने की दो अप्रोच है। एक है यूटिलिटी अप्रोच और एक क्या है आईसी अप्रोच। ये दो तरह की अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो हम दो चैप्टर पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी। इस वीडियो में हम पूरा यूटिलिटी का टॉपिक कवर करेंगे। देखना बच्चों, दो तरह की अप्रोच होती है। एक होती है कार्डिनल और एक क्या होती है ऑर्डिनल अप्रोच। एक अप्रोच होती है कार्डिनल और एक अप्रोच क्या होती है ऑर्डिनल अप्रोच। एक है कार्डिनल अप्रोच और एक क्या है ऑर्डिनल अप्रोच। दो तरह की अप्रोच होती है। कार्डिनल अप्रोच कहती है कि हम सेटिस्फेक्शन को मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में। कार्डिनल अप्रोच कहते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को मेज़र कर सकते हैं किसमें? नंबर्स में। किस में मेज़र कर सकते हैं? नंबर्स में। ये जो नंबर्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं किसमें? कार्डिनल नंबर्स में। ये कार्डिनल अप्रोच कहती है। ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को कभी मेजर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहते हैं कि हम कभी सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि हम सेटिस्फेक्शन को कभी मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? कंपेयर। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे बताओ, मैंने आज तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें कितने की सेटिस्फेक्शन मिली? एक बच्चा कह रहा है सर 20 यूटिल्स की, दूसरा बच्चा कहता है 30 यूटिल्स की, तीसरा बच्चा कहता है 40 यूटिल्स की। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्लास अटेंड करने में कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? नहीं। तो ये जो अप्रोच होती है कार्डिनल, ये रियल में पॉसिबल नहीं है, इसे इमेजिनरी बोलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इसलिए हमें पढ़ना है। तो ये जो अप्रोच होती है, ये कौन सी अप्रोच होती है? इमेजिनरी अप्रोच होती है। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में हम क्या करते हैं? सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करते हैं। ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच में हम सेटिस्फेक्शन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। ठीक है जी। कंपेयर कैसे करते हैं? मैंने कहा तुम्हें आज की क्लास में ज़्यादा समझ आया पिछली क्लास में, तुमने कहा आज वाली क्लास में। मैंने तुम्हें पूछा ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये टीचर, तुमने कहा ये टीचर। तो हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? सेटिस्फेक्शन को। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? आप कंपेयर कर सकते हो, मेजर नहीं। तो ये रियल में पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है? इमेजिनरी है। लेकिन हमें पढ़नी दोनों है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स जो थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी, फिर नए इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने इस थ्योरी को दिया। तो ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी प्रोफेसर मार्शल ने, ये थ्योरी दी थी प्रोफेसर हिक्स ने। तो कई बार आईसी अप्रोच को हिक्सियन अप्रोच भी कह देते हैं। आईसी अप्रोच को क्या बोल देते हैं? हिक्सियन अप्रोच। ठीक है जी। और ये थ्योरी किसने दी थी? यूटिलिटी अप्रोच को क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, समझ आ गया। सबसे पहले कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में डिफरेंस क्या होता है। वो कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं किसमें? नंबर्स में। कार्डिनल अप्रोच क्या कहते हैं? हम सेटिस्फेक्शन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं किसमें? नंबर्स में, कार्डिनल नंबर में। और ये थ्योरी किसने दी है? प्रोफेसर मार्शल ने। किसने दी है? प्रोफेसर मार्शल ने। और ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है? हम सेटिस्फेक्शन क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहते हैं? हम सेटिस्फेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। और ये थ्योरी किसने दी है? प्रोफेसर हिक्स ने। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गया? पक्का ना? ये था कार्डिनल अप्रोच और एक क्या था? ऑर्डिनल अप्रोच।
क्या था, एक कार्डिनल अप्रोच और एक क्या थी, ऑर्डिनल। और अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डिनल अप्रोच यानी यूटिलिटी अप्रोच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यूटिलिटी अप्रोच की। किसकी बात करते हैं, यूटिलिटी अप्रोच की। मेरे साथ सर आप नोट करना, जल्दी समझ आएगा आपको। देखो जी, यूटिलिटी अप्रोच, सबसे पहला वर्ड आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहला वर्ड आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से, किसी भी चीज़ को क्या करने से, कंज्यूम करने से जो भी मुझे क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसे, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो मुझे क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग लिख लो, क्या होता है, क्या मीनिंग होता है यूटिलिटी। इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। क्या मीनिंग होता है, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है जी, जैसे तुमने खाना खाया, तुमने कहा मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो ये क्या हो गई तुम्हारी यूटिलिटी। तो यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग समझ आ गया, क्या मीनिंग होता है यूटिलिटी वर्ड का, इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अगली चीज़ कहता है हर चीज़ को मेजर करने की कोई वैल्यू होती है, जैसे केजी किलो को करता है, लीटर्स मीटर्स। इसी तरह यूटिलिटी को मेजर किस में किया जाता है, मेजर इन यूटिल्स। यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स की टर्म्स में। यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स की टर्म्स में मेजर किया जाता है। याद रखना, कौन सी टर्म्स में, यूटिल्स। आगे, ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ये कैसा कंसेप्ट है, एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सब्जेक्टिव क्यों, मैंने तुम्हें बताया रियल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप सेटिस्फेक्शन को प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं, नहीं। तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी, क्या हर बंदे को सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या हर बच्चे को सेम समझ आ रहा होगा, नहीं। तो यूटिलिटी डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। जो बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा है उसे थोड़ा कम समझ आता है, सेकंड टाइम जो कर रहा है उसे अच्छा समझ आता है, जो रिवीजन कर रहा है उसे तो पूरा क्लियर हो जाता है। टाइम टू टाइम भी डिफर करता है। प्लेस टू प्लेस, कई बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन में समझ नहीं आता, ऑफलाइन ज़्यादा समझ आता है। तो प्लेस टू प्लेस भी यूटिलिटी क्या करती है, डिफर करती है। ठीक है जी, तो यूटिलिटी का पूरा वर्ड समझ आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन बना सकता है टीचर, आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा यूटिलिटी की रिस्पेक्ट में सही है। तो ये सारा क्लियर है। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, किसी को समझ आ रहा है ना, पक्का ना। चलो जी, अगला वर्ड आता है बच्चों टोटल यूटिलिटी। क्या वर्ड आता है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टोटल यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो जी, अब एक साथ तुमने 3-4 चपाती इसको कंज्यूम किया। एक साथ कितनी चपाती कंज्यूम की, 3-4। तो 3-4 चपाती जब टोटल कंज्यूम करोगे तो जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसे, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबको कंज्यूम करने से जो टोटल क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल यूटिलिटी। ठीक है जी, टोटल यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग समझ आ गया, क्या मीनिंग होता है, टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। तो याद रखना, टोटल कैसी सेटिस्फेक्शन मिलती है, टोटल साइकोलॉजिकल। सर साइकोलॉजिकल वर्ड क्यों यूज़ किया गया, देखो साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, माइंड की जजमेंट। रियल में तो कोई बंदा सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकता, एक माइंड की जजमेंट ही होती है, तो इसलिए उन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया साइकोलॉजिकल। नहीं भी लिखोगे तब भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। बस ये याद रखना, यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हैं उन्हें कंज्यूम करने से जो टोटल क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है,
उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। टीयू क्या बढ़ाता है, टीयू। टीयू समेशन होता है किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी जितनी भी यूनिट्स है ना, जितनी भी यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबका टोटल जो होता है वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। सर ये एमयू क्या होता है, एमयू अब मैं बताने जा रहा हूँ, और ये समेशन क्या होता है वो भी बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट, ठीक है जी। तो टी यू क्या होता है, समेशन होता है किसका बच्चों, एम यू का। दिख गया? एक मिनट, चलो मैं नेक्स्ट में लिख देता हूँ। बस अब देखो, देखो टी यू क्या होता है, समेशन ऑफ क्या होता है, एम यू। किसका समेशन होता है, एम यू का, या ऐसे भी लिख सकते हैं टी यू क्या होता है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इन जितनी भी यूनिट्स हैं उन सारी यूनिट्स का क्या होता है, टोटल होता है। टी यू क्या होता है, समेशन होता है किसका, एम यू का। टी यू क्या होता है, समेशन होता है किसका, एम यू का, और फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबका क्या होता है, टोटल होता है। कौन, टी यू। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का जी। ये था हमारा कंसेप्ट क्या, टी यू का। अब मैं टी यू के बाद बात करता हूँ, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, एम यू। हाँ जी, टी यू के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, एम यू। एम यू का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या वर्ड आता है, एम यू। एम यू का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड क्या होता है, सुनना। पूरी इकोनॉमिक्स में जहाँ जहाँ वर्ड आता है मार्जिनल, पूरी इकोनॉमिक्स में जहाँ जहाँ वर्ड आता है मार्जिनल, मार्जिनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल। पूरी इकोनॉमिक्स में जहाँ जहाँ वर्ड आता है मार्जिनल, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, एडिशनल। क्या मीनिंग होता है, एडिशनल। तो समझते हैं एम यू क्या होता है। क्या वर्ड समझते हैं, एम यू। तो एम यू का मतलब क्या होता है, सुनना। एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। क्या मीनिंग होता है, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, या बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जितना भी एडिशन होता है किसमें, टोटल यूटिलिटी में, उसे क्या बोलते हैं, एम यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एम यू। एम यू का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। एम यू का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एम यू वर्ड समझ आ गया क्या होता है, क्या मीनिंग होता है एम यू का, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट। ठीक है सर, एग्जाम्पल लेना। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम की, 3 यूनिट्स कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100। मैंने 3 यूनिट कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100। मैंने 4 यूनिट्स कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी कितनी है, 120। मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100। 4 यूनिट कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी कितनी है, 120। ठीक है जी, 3 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100। 4 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 120। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। अब मुझे एम यू निकालना है। क्या निकालना है, एम यू। एम यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम यू का फॉर्मूला होता है एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस में टी यू एन माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है, एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। यही फॉर्मूला होता है एम यू का। क्या फॉर्मूला होता है एम यू का, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। देखो यहाँ पे बच्चों एक वर्ड यूज़ किया गया है हमने, एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर। एन का मतलब क्या होता है, जिस नंबर पे निकालना है। सपोज मुझे एम यू निकालना है कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। मुझे एम यू निकालना है कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। ठीक है जी, एन का मतलब जिस नंबर पे निकालना है। सपोज मुझे एम यू निकालना है कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टी यू 4 माइनस टी यू एन माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 कितने पे, 3 पे। तो 4 नंबर पे टी यू कितना है, 120।
3 नंबर पे कितना है 100, तो MU कितना आ गया 20। और MU का मीनिंग क्या होता है, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। क्या मीनिंग होता है, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट। जो भी एडिशन हो रहा है टोटल यूटिलिटी में किसकी वजह से, बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं, MU बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, MU। तो MU वर्ड समझ आ गया, क्या मीनिंग होता है MU का, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, उसे हम MU का नाम देते हैं। कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक। अब बच्चों एक और चीज़ देखो यहाँ पे, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, समझ आ गया हर बच्चे को, पक्का जी। अब मैं आपसे एक चीज़ बात करता हूँ, देखना ज़रा इसके अंदर ही। ये मेरा वर्ड है MU। क्या वर्ड है, MU। एक वर्ड क्या आता है यहाँ पे, MU वर्ड आता है। अब MU वर्ड को जरा हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स। देखो जी, मेरी यूनिट्स कितनी थी 1, टोटल यूटिलिटी कितनी थी 100। यूनिट्स थी 1, टोटल यूटिलिटी कितनी थी 100। मेरी यूनिट्स हो गई 4, टोटल यूटिलिटी हो गई 130। यूनिट्स थी 1, टोटल यूटिलिटी कितनी थी 100। यूनिट्स हो गई 4, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 130। मुझे MU निकालना है। क्या निकालना है, MU। बताओ MU का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स। बताओ TU में कितना चेंज है, यूनिट्स में कितनी वैल्यू आ गई MU की 10। कितनी वैल्यू आ गई MU की 10। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी समझ आ गया। तो MU को 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले से सोल्व करूँ, ये सोल्व हो पाएगा, नहीं। एक्चुअल में मैं इसने फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ, बोर्ड में ना इसका एक क्वेश्चन आया था। बोर्ड में क्वेश्चन आया और पूछा MU के रिगार्डिंग कौन सी वैल्यू करेक्ट नहीं है। एक ये दे रखा था, एक ये दे रखा था, एक ऐसे दिया होता, MU n+1 इक्वल टू TU n+1 माइनस TU n। बताओ ये सही है गलत है, सही है, ये भी बिल्कुल सही है सर। ठीक है। सिर्फ घुमाने के लिए बच्चों को कुछ टेढ़ा कर दिया उन्होंने, ठीक है। यहाँ जहाँ हम यहाँ -1 करते हैं, यहाँ क्या कर दिया, +1 कर दिया, +1 -1 कट जाए। ठीक है जी। तो ऐसे भी कर सकते हैं वो, लेकिन ये सब चीज़ें आप रहने दो। आपको वो 12th में आया था, 11th में नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने बता दिया ये चीज़ें। MU समझ आ गया, पक्का। अब MU के बाद आता है लो। क्या आता है, लो आता है। कौन सा लो आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बच्चों, अब जो वर्ड आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या वर्ड आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है। अब देखो, एक हमारे यहाँ बच्चा बैठा है, उसे आलू पूड़ी की बहुत तड़प लग रही है। अब जब ये पहला आलू पूड़ी खाएगा, इसे बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन। दूसरा आलू पूड़ी खाएगा, थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी। अब तीसरी आलू पूड़ी खाएगा, बस पेट भर गया, अब नहीं। और मम्मी कहेगी नहीं हम तो बंटवाने, तू तो खा। चौथी और ज़बरदस्ती। पांचवी जैसे ही खाएंगे, उसे पता तेल कौन सा था, सारा जी कच्चा होने लग जाएगा। और जैसे छठी खाएगा, सारा जी कच्चे के साथ निकल जाएगा बाहर, या ऊपर या नीचे कहीं से भी निकलेगा जरूर, ठीक है जी। तो सेटिस्फेक्शन 0 भी हो जाएगी और नेगेटिव भी। तो ये लोग यही कहता है कि जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करते जाते हो, तो जो सेटिस्फेक्शन है हर यूनिट की एडिशनल, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या स्टेट करता है, एज कंज्यूमर कंज्यूम्स। ये लॉ क्या स्टेट करता है, एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जब कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स क्या करता है, कंज्यूम करता है किसी कमोडिटी की, तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है यानी एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, वो क्या होती जाती है, गोज ऑन डिमिनिशिंग फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। यानी हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती जाएगी, कम। ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, लॉ समझ आ गया। क्या कहता है कि जितना ज़्यादा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उतनी जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखो बच्चों, अब एक और एग्जांपल लेना। देखो बेचारा, अब वो बेचारा बाहर से
अपना जी ठीक करके आता हुआ। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसका, पानी का भी। आप गर्मी में होता है, बहुत प्यास लगती है, पहला गिलास पानी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन। दूसरा गिलास पीते हैं, थोड़ी कम मिलती है। तीसरा गिलास मम्मी देती है, नहीं मम्मी बस हो गया, पेट भर गया। मम्मी कहती है नहीं बेटा पी ले, पसीने बहुत आ रहे हैं, पी ले। तुम पी लेते हो ज़बरदस्ती। उसके बाद अगर रख दिया जाए, क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी? ठीक है जी। फिर 5वीं बारी में तो ऊपर या नीचे से वो भी निकल जाएगा। ठीक है, यानी सेटिस्फेक्शन 0 भी हो जाती है और नेगेटिव भी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये लोग क्या कहता है, अब मेरे पास यहाँ कई बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब वो एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, कह रही सर मुझे जितना मर्जी खिलाओ, सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। मैंने कहा लगता तो नहीं है सेहत देख के। कह रही सर देखो। मैंने कहा बताओ। कह रही मेरी मम्मी क्या करती है, सुबह भी शिकंजी बना के देती है, फिर दोपहर को भी, फिर रात को भी। तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी कम होगी? ऑब्वियस बात है बढ़ेगी। तो ये लोग कहता है कि जो हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस। क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस। अब ये आलू पूड़ी वाला कह रहा है देखो सर मेरी भी सेटिस्फेक्शन बढ़ सकती है। मैंने कहा कैसे? कह रहे सर मैं आलू पूड़ी खा रहा हूँ, ठीक है, 2 आलू पूड़ी खाई, उसके बाद हमारे पास आ गई रमेश की चाप आ गई, या काला का फलूदा आ जाए, ठीक है, या आइसक्रीम आ जाए, तो बताओ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। तो ये लोग एजम्पशन लेके चलता है कि जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी, समझ आ गया पक्का। अब तीसरी एजम्पशन, अब हमारे पास ये मैडम बैठी है, कहती है सर मुझे जितना मर्जी खिलाओ सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। मैंने कहा वो तो सेहत देख के पता चल जाता है, लेकिन हम यहाँ आम आदमी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रैशनल कंज्यूमर की। किसकी बात कर रहे हैं, रैशनल कंज्यूमर की। अब ये कहता है मुझे जितना मर्जी खिलाओ सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। मैंने कहा तेरे को भी देख के भी नहीं लगता? कह रहा सर देखो मेरी मम्मी जो पानी पिलाती है मुझे स्पून में पिलाती है, अब चम्मच से पानी पिलाए तो हर चम्मच से पानी पीने से सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो फिर कम तो होगी नहीं। तो हम ये मान के चलते स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब अगर एक ग्लास की बात करें तो फुल ग्लास की बात करेंगे, स्पून की बात नहीं। अगर फुल चपाती की बात हो रही है तो हाफ चपाती की बात नहीं। तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे साथ यहाँ गोयल साहब बैठे हुए हैं, अब इन्हें पैसा दे दिया जाए, जितना पैसा आएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। अब गोल्ड हो मनी हो, जितना पैसा आएगा, 3 गोल्ड हमारे साथ एक साथ बैठे हुए हैं, इन सब के बाद जितना पैसा आता है सेटिस्फेक्शन बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। क्लियर है जी? अब देखो ये भाई बेचारा जब गम में बैठा रहता है। मैंने कहा हुआ क्या है भाई बता तो दे। बेचारा गाने सुनता रहता है, बंदी छोड़ के चली गई। अब गाने सुनता रहता है, जितने गाने सुनेगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तुम कहाँ हो, कैसी हो, ऐसे गाने सुनता रहता है। बताओ। अब म्यूजिक, अब हमारे लिए शराबी को जितने मर्जी पैक पिलाओ सेटिस्फेक्शन बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। 1 पैक और लाओ, 1 पैक और लाओ, ठीक है जी। तो वहाँ पे ये लो अप्लाई नहीं होता। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे साथ लिखो जल्दी से बच्चों लोग, क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट, जब भी कोई लॉ लिखो इको में क्या लिखना साथ में, स्टेट्स दैट। इट स्टेट्स दैट एज कंज्यूमर कंज्यूम, इट स्टेट्स दैट एज कंज्यूमर कंज्यूम्स, as consumer consumes more and more units of a particular commodity। ये पर्टिकुलर वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, आइडेंटिकल गुड्स के लिए। पर्टिकुलर किसके लिए यूज हो रहा है, आइडेंटिकल गुड्स के लिए। एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का किससे डिनोट करते हैं, एमयू से। मार्जिन यूटिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, एमयू से। मार्जिन यूटिलिटी गोज ऑन डिमिशिंग, मार्जिन यूटिलिटी गोज ऑन डिमिशिंग फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ ये लोग क्या कहते हैं, एज कंज्यूमर कंज्यूम्स, क्या कहता है, एज कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of a particular commodity, marginal utility goes on diminishing from each successive unit, from each successive unit। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लॉ था। अब इस लॉ में कुछ एजम्पशंस ली गई हैं।
हाँ जी, इस लॉ में कुछ क्या ली गई है, एजम्पशंस। पहली एजम्पशन बताओ इस लॉ की क्या है, बताओ पहली एजम्पशन क्या है। हम किसकी बात कर रहे हैं, रैशनल कंज्यूमर की। हाँ जी, फर्स्ट एजम्पशन बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम, रैशनल कंज्यूमर की, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड एजम्पशन बताओ, सेकेंड एजम्पशन बताओ, ये जो हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस। क्या होनी चाहिए, कंजम्पशन कंटिन्यूस। तीसरी एजम्पशन बताओ, जो हम यूनिट्स कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट। और फोर्थ हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स की। ये एजम्पशन समझ आ गई, एक्सेप्शन। हाँ जी पक्का जी, बोलिए। हाँ जी, फिर एक मिनट, क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एजम्पशन समझ आ गई। अब ये पूरा लॉ समझ आ गया, अब इसका शेड्यूल देखो बच्चों। यूनिट्स बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4, एक्सेप्शंस तो बता दिए ना, वैसे एक्सेप्शन पूछी नहीं आती, गोल्ड मनी बहुत सारी एक्सेप्शंस होती है। मनी गोल्ड लिकर हैबिट। यूनिट्स बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मेरी यूनिट्स बढ़ रही है एमयू की वैल्यू बढ़ रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। 10 8 एमयू कितनी हो गई, 10 8 6 4 2 0 -2 -4। यानी जैसे जैसे मेरी यूनिट्स बढ़ती जा रही है मेरी एमयू की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही है एमयू की वैल्यू क्या होती है, कम। एमयू कितना हो गया, 10 8 6 4 2 0 -2 -4। बताओ एमयू, हाँ जी एमयू, एमयू किसका डिफरेंस होता है, डिफरेंस लिखा है। एमयू किसका डिफरेंस होता है, टीयू का। एमयू किसका डिफरेंस होता है, टीयू का। तो एमयू का समीशन क्या होता है, टीयू, ठीक है जी। सर समीशन कैसे करते हैं, सीएफ। समीशन कैसे करते हैं, सीएफ। 10 10 + 8 18, समीशन करते हैं 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 - 2 28, 28 - 4 24। शेड्यूल आ गया, ठीक है। देखो एमयू क्या होता है, आ रहा है, कम होता जा रहा है। एमयू 0 भी हो रहा है और क्या हो रहा है, एमयू नेगेटिव भी, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, समझ आ रहा है। अब बच्चा मेरे से एक क्वेश्चन पूछता है, सर एमयू कॉन्स्टेंट रेट से कम क्यों हो रहा है, 2 से कम क्यों किया आप। अब बच्चा कहता है सर हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले 2 से कम कर दिया, फिर 1 से, फिर 0.8, फिर 0. वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे सिलेबस में एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनना है, और स्ट्रेट लाइन कर्व तभी बनेगा जब हम किस रेट से कम करेंगे, कांस्टेंट रेट से। जब हम किस रेट से कम करेंगे, कांस्टेंट रेट से। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी समझ आ गया बच्चों। तो ये मेरा क्या था, शेड्यूल था। क्या था ये मेरा शेड्यूल। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, समझ आ रहा है हर बच्चे को। अब देखो इसका डायग्राम, इसका डायग्राम कैसे बनता है वो देखो बच्चों। ये मेरा गया एमयू, एमयू देखो कम होता जा रहा है, एमयू तो हमेशा कम हो रहा है, ठीक है। तो एमयू कम होता जा रहा है, एमयू 0 भी हो गया और एमयू नेगेटिव भी हो गया। यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं यूनिट्स कंज्यूम, यहाँ पे वर्ड लिखते हैं टीयू और एमयू। यहाँ पे क्या वर्ड लिखते हैं, टीयू एमयू। जिसका डायग्राम बना रहे हैं उस कर्व का नाम लिखते हैं कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। जहाँ पे एमयू की वैल्यू 0 है, जहाँ पे एमयू की वैल्यू क्या है, 0, वहाँ से डॉटेड लाइन ले गए। जहाँ पे भी एमयू की वैल्यू क्या है, 0, वहाँ से क्या ले गए, डॉटेड लाइन। और वहाँ पे हमने क्या किया, टीयू को मैक्सिमम दिखा दिया। जहाँ पे एमयू की वैल्यू क्या है, 0, वहाँ से क्या ले गए, डॉटेड लाइन ले गए। जहाँ पे एमयू की वैल्यू क्या है, 0, वहाँ से क्या ले गए, डॉटेड लाइन। और वहाँ पे हमने टीयू को क्या दिखा दिया, मैक्सिमम। फिर क्या किया हमने, टीयू को फॉल कर दिया। फिर हमने क्या किया, टीयू को फॉल कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है जी, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो बच्चों जरा ढंग से,
ये डायग्राम को समझते हैं। स्टार्टिंग में देखो टी यू क्या कर रहा है, राइज। टी यू क्या कर रहा है, राइज। कब तक राइज कर रहा है टी यू, जहाँ तक एम यू क्या है, पॉजिटिव। टी यू क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, कहाँ तक, जहाँ तक एम यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। टी यू राइज कर रहा है जहाँ तक एम यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। टी यू क्या है, मैक्सिमम। टी यू क्या है, मैक्सिमम, जहाँ पे एम यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। टी यू मैक्सिमम है जहाँ एम यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। TU fall MU0. फिर टी यू क्या कर रहा है बच्चों, फॉल कर रहा है। टी यू फॉल कर रहा है जहाँ एम यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यानी जहाँ एम यू की वैल्यू नेगेटिव है वहाँ टी यू क्या कर रहा है, फॉल। ये किसके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा, टी यू और एम यू के बीच में। ठीक है जी, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टी यू एम यू का रिलेशन भी समझ आ गया। अब एक चीज़ देखो, जिस पॉइंट पे एम यू ज़ीरो है, जिस पॉइंट पे एम यू ज़ीरो है वहाँ टी यू क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। Point of stability. क्या नाम देते हैं इसका, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। यहाँ क्या नाम देते हैं इसका, सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ क्या नाम देते हैं इसका, सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ इसको एक और नाम देते हैं ब्लिस पॉइंट। क्या नाम देते हैं, ब्लिस पॉइंट या पॉइंट ऑफ स्टैटिटी या सैचुरेशन पॉइंट। कहाँ पे, जहाँ पे टी यू मैक्सिमम है और एम यू क्या है, ज़ीरो। इस पॉइंट को बोलते हैं, जहाँ पे टी यू मैक्सिमम है, एम यू क्या है, ज़ीरो, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी या सैचुरेशन पॉइंट या ब्लिस पॉइंट। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गया। अच्छा, अब सर हमारी टीचर ने तो दूसरा डायग्राम बनवाया है, तो देखो वो भी बता देता हूँ, सेम ही बनता है वो भी। तुम्हारी कई स्कूल की टीचर क्या करती हैं, ऐसा डायग्राम बनवा देती है। मैं छोटा सा बता रहा हूँ, देख लो, सेम ही चीज़ है। ये एम यू बना दिया, जहाँ से एम यू ज़ीरो है वहाँ से क्या ले गए, डॉटेड लाइन, और ये टी यू दिखा दिया। बिल्कुल देखो सेम डायग्राम है, बस यहाँ मैंने एक में बना दिया, यहाँ दो पार्ट्स में। अगर ये देखो, ये बिल्कुल सेम बन रहा है, बिल्कुल सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। बस यहाँ पे डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ एक ही में बना दिया। ठीक है, मैंने दोनों बना के दिए मैं, ताकि स्कूल में कुछ भी पूछ रहे तो पता होना चाहिए आपकी। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, कई बुक्स में ना एक ये भी पॉइंट दिया हुआ है कि टी यू इंक्रीज़ करता है। स्टार्टिंग में टी यू क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। टी यू जो इंक्रीज़ करता है, किस रेट से इंक्रीज़ करता है, डिमिशिंग रेट से। जब एम यू क्या करता है, फॉल करता है। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, वैसे ज़रूरत नहीं है। एम यू जब फॉल करता है, और साथ में ये भी लिख दो, एम यू क्या होता है, फॉल भी करता है, और एम यू क्या रहता है, पॉजिटिव। एम यू फॉल करता है लेकिन एम यू क्या रहता है, पॉजिटिव। तो उस केस में टी यू इंक्रीज़ करता है डिमिशिंग रेट से, अगर लिखना चाहो तो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, समझ आ गया सबको बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट की। चलें आगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो क्या आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। क्या कंसेप्ट आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाम से समझ आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम। क्या वर्ड आ रहा है, इक्विलिब्रियम। अब इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं जरा। देखो बच्चों, ये होता क्या है, देखो वर्ड क्या है, इक्वी, दूसरा वर्ड क्या है, ली, तीसरा क्या है, बेरियम। इक्विलिब्रियम यानी इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट, या क्या बोलते हैं, स्टेबल पोजीशन। हम इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट, और क्या बोलते हैं, स्टेबल पोजीशन, जिसके आगे जाने पे भी नुकसान है और पीछे जाने पे भी क्या है, नुकसान। आगे जाने पे भी नुकसान है और पीछे जाने पे भी क्या होता है, नुकसान। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, यानी उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस। जहाँ पे भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है गिवन इनकम और गिवन प्राइस से,
तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। समझ आ गया? बोलो, रिपीट करना क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस। ठीक है जी। एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में कोई चेंज करे, क्योंकि उसे क्या मिल रही है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी। रिपीट करना क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस, एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है हर बच्चे को? कोई इश्यू तो नहीं है? क्लियर है ना सबको? अब हमारे सिलेबस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक वर्ड है सिंगल कमोडिटी। हम जो पढ़ रहे हैं यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी में अप्रोच में दो है, एक है सिंगल कमोडिटी और एक टू और मोर भी बोलते हैं कई लोग इसे। ठीक है, टू। देखो जी, पेपर में इन दोनों में से एक क्वेश्चन बना देते हैं। अभी तक जो करा है उसमें से 1 मार्कर बनेगा, और सिंगल और टू में से क्या बनेगा? 3 नंबर का। 2 कमोडिटी 6 नंबर तक का आ सकता है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं सिंगल और 2 कमोडिटी को। चले स्टार्ट करें भाई। हाँ जी, देखो बच्चों, वर्ड क्या आता है? सिंगल कमोडिटी। क्या वर्ड आता है? सिंगल कमोडिटी। ये वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है? सिंगल कमोडिटी। सुनते जाना अभी। देखो, एक वर्ड होता है एमयू और एक वर्ड क्या होता है? प्राइस। हाँ जी, एक वर्ड क्या होता है? एमयू और एक वर्ड क्या होता है? प्राइस। एमयू का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। एमयू का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। एमयू का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, और इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। देखो, एमयू का मतलब क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। प्राइस, एक एमयू क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। प्राइस का मतलब कितना हम पे कर रहे हैं। ठीक है जी। अब एक चीज़ बताना, अगर एमयू ज़्यादा है प्राइस से, अगर एमयू क्या है? ज़्यादा है प्राइस से, तो इसका मतलब क्या होगा? एडिशनल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। किससे? प्राइस से। एडिशनल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है जितना मेरे को प्राइस पे करना पड़ रहा है। कंज्यूमर को गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? कंज्यूमर को गेन हो रहा है। वो और कंज्यूम करेगा, लेस कंज्यूम करेगा? मोर कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर क्या करेगा? मोर कंज्यूम करेगा, क्योंकि कंज्यूमर को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। जब एमयू ज़्यादा है प्राइस से, जब भी एमयू ज़्यादा है किससे? प्राइस से, कंज्यूमर को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। वो और ज़्यादा क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। एमयू का मतलब क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। एमयू का मतलब क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। जब एमयू ज़्यादा है प्राइस से, यानी एडिशनल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है किससे? प्राइस से, कंज्यूमर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। जब उसे गेन हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? कंज्यूम। एमयू कम है प्राइस से, यानी एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम है जितना हम पे कर रहे हैं। कंज्यूमर गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। वो और कंज्यूम करेगा, लेस कंज्यूम करेगा? लेस। तो बताओ, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो कहाँ पे करेगा? कंज्यूमर कहाँ पे कंज्यूम करेगा? जहाँ पे भी एमयू और प्राइस क्या होंगे? इक्वल। 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एमयू ज़्यादा होगा प्राइस से, या एमयू कम होगा प्राइस से। या तो एमयू ज़्यादा होगा प्राइस से, या एमयू कम होगा प्राइस। ज़्यादा है तो उसे क्या हो रहा है? गेन। कम है तो उसे लॉस। तो कंज्यूमर कंज्यूम कहाँ पे करता है? जहाँ पे भी एमयू इक्वल टू क्या होता है? प्राइस। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एमयू क्या करना चाहिए? फॉल। एमयू क्या करना चाहिए? फॉल। एज मोर इज कंज्यूम, एमयू क्या करे? फॉल करे। जितना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, एमयू क्या करे? फॉल करे। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या नाम देंगे उसे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है?
वेयर एम यू इक्वल टू प्राइस, और सेकेंड कंडीशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, यानी एम यू क्या करना चाहिए, फॉल करना चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं है, पक्का? अब सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। इसके क्वेश्चन मेन मैटर करते हैं, इससे रिलेटेड फिर करूँगा। यहाँ तक समझ आ गया? ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी की कंडीशन है, आपको यही एक्सप्लेन करना है। अगर आप बुक में पढ़ोगे मेरा सिंगल कमोडिटी, तो यही चीज़ एक्सप्लेन की है और इतना ही करना है। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा देखो, अब देखो जी, अब इसका क्वेश्चन सबसे पहला कैसे बनेगा पेपर में। सर इसका डायग्राम भी बता दो, तो डायग्राम भी देखना, देख लो। देखो जी, प्राइस हमेशा क्या रहता है, सेम। क्यों सर सेम रहता है? क्योंकि हमने क्या बोला, गिवन प्राइस एंड गिवन इनकम, यानी प्राइस और इनकम में कोई चेंज नहीं आता। प्राइस हमेशा क्या रहता है, सेम। और एमयू हमेशा क्या होती रहती है, कम। एमयू कम होती जाती है, प्राइस क्या रहता है, सेम। अब देखो बच्चों, एमयू और प्राइस दोनों कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। जहाँ पे भी एमयू और प्राइस इक्वल होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या नाम देते हैं उसका, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पे भी एमयू और प्राइस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है जी, कोई इश्यू तो नहीं है, समझ आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट क्या बन जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है। एमयू हाँ ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है? डायग्राम समझ आ गया? सर शेड्यूल भी बता दो, मैं पहले वाले शेड्यूल से समझा देता हूँ, आप मत करना, आप अलग से, मैं वैसे समझा रहा हूँ इसी में चलो मैं नेक्स्ट शेड्यूल बना के समझा देता हूँ। अब देखो, पहला ये क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा, गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड, गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड, how does a consumer decide, how does a consumer decide as how much quantity he or she should buy, how much quantity he or she should buy। कहते हैं हमें मार्केट प्राइस गुड का पता है और कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा उसे कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितनी नहीं खरीदनी, ये बताना है। क्या है, गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड, हमें प्राइस पता है गुड का, कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा उसे कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितनी नहीं खरीदनी। तो देखो बच्चों, बच्चा जब ये क्वेश्चन आता है ना, 99% बच्चा इसे क्वेश्चन को समझता है डिमांड चैप्टर का है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कितनी क्वांटिटी वो बाय करे, और डिमांड में यही होता है कितनी क्वांटिटी खरीदे। बच्चा सोचता है डिमांड चैप्टर का है, वो लिख देता है जब प्राइस कम होगा तो ज़्यादा खरीदेगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कम खरीदेगा। लेकिन इसमें पहली लाइन में क्या बोल दिया, गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड, यानी मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। गिवन है, उनमें कॉन्स्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब पूरी माइक्रो में प्राइस कॉन्स्टेंट हम कहाँ पे रखते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब ये कैसे पता चलेगा, ये सिंगल का केस है, टू कमोडिटी का। तो क्या बोला, मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड, ऑफ अ गुड का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ए गुड की, सिंगल कमोडिटी। तो इसमें किसका एक्सप्लेन करना है, एमयू। जहाँ पे एमयू इक्वल टू प्राइस होगा उतनी खरीदेंगे, ज़्यादा पे नुकसान होता है और कम पे, ज़्यादा पे गेन होता है और कम पे नुकसान, वो एक्सप्लेन करना है, मेरी बुक में दिया हुआ है, देख लेना। पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन जो बच्चों पेपर में आपको मिलता है वो क्या मिलता है, अगला क्वेश्चन क्या मिलता है, इफ़ chocolate is given, if chocolate is given free of cost, if chocolate is given free of cost, how much। बच्चों देखो, if chocolate is given free of cost, how much chocolate should consumer consume, how much chocolate should consumer consume, कितनी चॉकलेट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर चॉकलेट किस में दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो बताओ। अब बच्चा कहेगा सर वो तो खरीदता जाएगा जितनी मर्जी। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है यानी उसका प्राइस क्या है, ज़ीरो। फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है यानी प्राइस क्या है, ज़ीरो। और कंज्यूमर कब तक खरीदता है, जब तक एमयू और प्राइस क्या नहीं होते, इक्वल।
प्राइस जीरो है, यानी जहाँ पे एम यू क्या होगा जीरो, वहीं तक कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये कंजम्पशन की बात कर रहा है, लेने की बात नहीं कर रहा, किसकी ओर कर रहा है, कंजम्पशन। तो कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा, जहाँ तक एम यू क्या नहीं होता, जीरो, और जहाँ पे एम यू जीरो होता है वहाँ टी यू क्या होता है, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पेपर में। क्लियर है, पक्का जी। अगर देखो कोई चीज़ फ्री में दी जा रही है तो कितनी खरीदेगा। अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर कहाँ तक खरीदता है, जहाँ तक एम यू और प्राइस क्या होते हैं, इक्वल। जहाँ तक एम यू और प्राइस क्या होते हैं, इक्वल। अब जब फ्री में दी जा रही है यानी इसका प्राइस क्या है, जीरो, तो कब तक खरीदेगा, जहाँ ये दोनों इक्वल हो। प्राइस जीरो तो एम यू भी क्या होगा, जीरो, और जहाँ एम यू जीरो होगा वहाँ टी यू क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है। अब अगला कंसेप्ट देखो, सबको यहाँ तक समझ आ गया जी। अब इसका एक डायग्राम देख लेना, डायग्राम से और क्लैरिटी हो। सॉरी, नेक्स्ट डायग्राम आता है डिराइव द लॉ ऑफ डिमांड। डिराइव द लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम एम यू इक्वल टू प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करो किससे, एम यू इक्वल टू प्राइस से। लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करो किससे, एम यू इक्वल टू प्राइस से। अब देखो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करना है किससे, एम यू इक्वल टू प्राइस से। देखना, लॉ ऑफ डिमांड तो सबको पता है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, ये है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखो ये मेरा प्राइस है, ये क्या है, मेरी एम यू। अब ये दोनों यहाँ इक्वल हो रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये क्वांटिटी और ये प्राइस है। ठीक है जी, अब देखो जी, प्राइस कम हो गया, प्राइस क्या हो गया, कम, प्राइस कम हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से कौन सा हो गया, ई डैश। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से कौन सा हो गया, ई डैश। मेरी क्वांटिटी क्यू से कितनी हो गई, क्यू डैश। तो बताओ प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। ये हमने किसको डिराइव किया, लॉ ऑफ डिमांड को। किसकी हेल्प से डिराइव किया, एम यू इक्वल टू प्राइस। हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव किया, किससे डिराइव किया, एम यू इक्वल टू प्राइस। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड की डेरिवेशन थी किसकी हेल्प से, एम यू इक्वल टू प्राइस। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया सब बच्चों को, पक्का ना। अब अगर इसे शेड्यूल से बनाना हो तो शेड्यूल से कैसे बना सकते हैं वो भी देख लो। देखो यूनिट्स 1 2 3 4 5, एम यू कितना है, 3 2 1 0 -1। अब प्राइस, पहले 2 रुपये प्राइस चल रहा था, कितना चल रहा था, 2 रुपये। बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे एम यू और प्राइस क्या होते हैं, इक्वल, यानी कितने यूनिट्स पे था, 2 यूनिट्स पे। अगर प्राइस 1 रुपये हो जाता, अगर प्राइस 1 रुपये हो जाता तो बताओ अब दोनों कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, 1 1 पे। कहाँ पे हो जाता, 1 1 पे, यानी 1 1 पे इक्वल हो जाता। कितनी यूनिट्स खरीदते, 3। तो प्राइस 2 से 3 और प्राइस 2 से 1 रुपये हो गया। प्राइस 2 रुपये से 1 रुपये, यूनिट्स क्या हो गई, 2 से 3 यूनिट्स बढ़ गई जब प्राइस क्या हो गया, कम। तो हमने किसको डिराइव किया, लॉ ऑफ डिमांड को। किसकी हेल्प से डिराइव किया, एम यू इक्वल टू प्राइस। किससे, एम यू इक्वल टू प्राइस। समझ आ गया, ये फर्स्ट सिंगल कम्युनिटी के क्वेश्चंस थे। अब हम 2 कम्युनिटी की बात करते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे 2 कम्युनिटी को, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों 2 कम्युनिटी, हाँ जी, क्या बढ़ाता है, 2 कम्युनिटी। बच्चा अगर आप थक गए हो तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो यहाँ पे स्टॉप करके 2 कम्युनिटी को अलग से देखना। जो बच्चे थक जाएं वो 2 कम्युनिटी को यहाँ पे स्टॉप करके थोड़ी देर बाद देख लेना, क्योंकि वरना आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, अब 2 कम्युनिटी को समझते हैं बच्चों। अभी हमने बोला 1 कम्युनिटी में जहाँ पे भी एम यू और प्राइस इक्वल होते हैं, जहाँ पे भी एम यू इक्वल टू क्या होता है, प्राइस, उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एम यू को किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स की टर्म्स में। हाँ जी, एम यू को किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स की टर्म्स में, जबकि प्राइस को किस में मेजर किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में। हाँ जी, प्राइस को किस में मेजर किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में, जबकि एम यू को किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स की टर्म्स में। एक चीज़ बच्चों अपने माइंड में याद रखना, एम यू को किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स की टर्म्स में, और प्राइस को किस में मेजर किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में।
क्या हम इन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? बताओ, क्या हम इन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो यूटिल्स में और एक किसमें? मॉनेटरी टर्म्स में। हमने बचपन में सीखा था डीडीओ से कि दो चीज़ें जब हम कंपेयर करते हैं दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। इसकी यूनिट तो यूटिल्स है, इसकी यूनिट मॉनेटरी है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? MU को किससे डिवाइड कर देंगे? MU ऑफ रुपीज़ से। MU को किससे डिवाइड कर देंगे? MU ऑफ रुपीज़ से। तो ये जो वैल्यू है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मॉनेटरी टर्म्स में। और ये भी मॉनेटरी टर्म्स में है, ये भी मॉनेटरी टर्म्स में। अब आपस में कंपेयर करना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? इजी। ठीक है जी। अब बच्चा कहता है सर इसे हम मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये MU ऑफ रुपी क्या होता है? तो देखो बच्चों, ये बच्चा आइसक्रीम का शौकीन है, कहता है पापा आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, 3 आइसक्रीम खा चुका है, टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली है? 100 की। अब चौथी आइसक्रीम खा रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल कितनी हो गई? 120 हो गई। तो इसने एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाई, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितने की मिली? 20 रुपए में। एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाई, इसे एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितने की मिली? 20 की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो MU कितना हो गया? 20। MU कितना हो गया? 20। अब आइसक्रीम आती है कितने की? सपोज 10 रुपये की आइसक्रीम आती है। कितने की आइसक्रीम आती है? 10 रुपये की। तो 10 रुपये खर्च कर रहा है, कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 20 की। 10 रुपये खर्च करने के कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 20 की। तो 1 रुपये खर्च करने पे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 2 की। इसे कहते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। क्या बोलते हैं? मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है? और अगर सपोज करो आइसक्रीम 5 रुपये की आती, कितने की आती है आइसक्रीम? 5 रुपये की। तो 1 रुपये खर्च करने पे कितने की सर्टिफिकेट मिलती है? 4 की। तो 1 रुपये इक्वल टू क्या होता है? 4 यूटिल्स। 1 रुपये इक्वल टू क्या होता है? 4 यूटिल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, समझ आ गया है सबको? ये लॉजिक क्लियर है? तो हम किसको कंपेयर कर रहे थे? MU इक्वल टू प्राइस। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया हर बच्चे को? कोई इश्यू तो नहीं है ना? पक्का ना? अब मैं बात करता हूँ अगले कंसेप्ट की। तो अगला कंसेप्ट देखना क्या आता है। आपको टू कम्युनिटी का कंसेप्ट समझ आ गया क्या होता है क्या नहीं होता? ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? अब तो हम ऐसे लिखते हैं MU, कैसे लिखते हैं? MU अपॉन MU ऑफ रुपी इक्वल टू प्राइस। ऐसे लिखते हैं। यहाँ मैंने X लिख दिया, यहाँ मैंने क्या वर्ड लिख दिया? X। X का मतलब क्या होता है? X कमोडिटी की बात होती है। हम इसे ऐसे लिखते हैं MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तो फर्स्ट कमोडिटी हो गई। सेकेंड क्या ले ली? MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। हम टू कमोडिटी की बात कर रहे हैं। ये आपको नॉलेज के लिए, ये याद मत करने बैठ जाना, ये सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगी, ये सिर्फ नॉलेज दे रहा था। अभी जो आगे बताऊंगा वो याद करना है। तो MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM हो गया। MUY अपॉन PY इक्वल टू क्या हो गया? MUM। तो हम क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते? MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये बन जाती है टू कम्युनिटी की कंडीशन। सर मैंने कहा क्या हुआ? सर आपने एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तो MU को किसी से डिवाइड नहीं किया, सीधा प्राइस से कंपेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि हम सिंगल कम्युनिटी में हमेशा मान के चलते हैं 1 रुपी इक्वल टू क्या है? 1 यूटिल्स। 1 रुपी इक्वल टू क्या है? 1 यूटिल्स। यानी 1 से डिवाइड भी करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? सेम। अगर कोई बच्चा कंज्यूमर इकोनॉमी पढ़ता है तो उसकी एक एजम्पशन होती है कि यूटिलिटी को हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र कैसे कर सकते हैं? हम 1 रुपी को किस में मान लेते हैं? 1 यूटिल्स। ठीक है जी, क्लियर है? अब कंडीशन देखो जी, कंडीशंस ये इतना अभी याद जो करना है टू कम्युनिटी का, वो ये याद करना है। वो नॉलेज के लिए आपको समझा दिया था, स्कूल में नहीं बताया जाता, मैंने समझा दिया। तो टू कम्युनिटी की कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन क्या होती है? MUX अपॉन PX इक्वल टू क्या होना चाहिए? MUY अपॉन PY। कंडीशन क्या होती है टू कम्युनिटी की? MUX अपॉन PX इक्वल टू क्या होना चाहिए? MUY अपॉन PY। ये कंडीशन होती है किसकी? टू कम्युनिटी की।
हाँ जी, टू कम्युनिटी की कंडीशन क्या होती है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। जब मैं एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, जब मैं एम यू को किससे डिवाइड करूँगा, प्राइस से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 रुपी। तो हम इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन यूटिलिटी 1 रुपी ऑफ गुड एक्स। क्या बन जाता है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, या पर रुपी कह दो, पर रुपी। मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ एक्स, मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ किसकी, वाई के। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी क्लियर है। अगर सपोज करो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है, अगर सपोज करो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एम यू वाई अपॉन पी वाई से, तो बताओ कंज्यूमर को एक्स से गेन हो रहा है, वाई से गेन हो रहा है, कंज्यूमर को एक्स से गेन हो रहा है, वाई से। कंज्यूमर एक्स को ज़्यादा खरीदेगा, कम खरीदेगा, ज़्यादा। कंज्यूमर को एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज़ कम्पेयर टू वाई। कंज्यूमर एक्स को ज़्यादा खरीदेगा, वाई को, एक्स को। जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा एक्स को खरीदेगा तो एक्स की सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कम, और वाई की क्या होती है, बढ़ती जाएगी। एक्स की सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, वाई की क्या होती है, बढ़ती जाएगी। कब तक चलेगा, जब तक दोनों क्या नहीं हो जाते, इक्वल। और जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ गया जी, पक्का जी। अच्छा, अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन है एम यू वाई अपॉन पी वाई से, तो बताओ कंज्यूमर को एक्स से गेन हो रहा है, वाई से, वाई से, सब उल्टा हो जाएगा। वाई से गेन हो रहा है। कंज्यूमर वाई को ज़्यादा खरीदेगा, एक्स को, वाई को ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है एम यू वाई अपॉन पी वाई से। कंज्यूमर गेन हो रहा है, किससे गेन हो रहा है, एक्स से, गेन फ्रॉम एक्स, गेन फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर किसको मोर कंज्यूम कर रहा था, एक्स को। ठीक है, ये मोर कंजम्पशन कर रहा था किसकी, एक्स की। ठीक है, अगर देखो एम यू वाई बच्चों पी वाई ज़्यादा है, यानी हमें पर रुपी मार्जिन यूटिलिटी वाई से ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू एक्स। कंज्यूमर वाई ज़्यादा खरीदेगा, एक्स, वाई। जब वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वाई की मार्जिन यूटिलिटी कम होगी और एक्स की क्या होगी, बढ़ेगी। कब तक, जब तक ये दोनों क्या नहीं होते, इक्वल। वहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। अगर एम यू कम ही नहीं हो, क्या ये कभी इक्वल हो पाएंगे, नहीं। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होना कंपलसरी है। अच्छा, और जहाँ पे दो गुड्स की मार्जिन यूटिलिटी इक्वल होती है, जब दो गुड्स की मार्जिन यूटिलिटी इक्वल होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्राइस, तो इसे पॉइंट को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। क्या नाम देते हैं इसका, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अब बच्चों मैं आपको एक बार दिखा दूँ आपको क्या करना है। जितना आपने लिखा है ना वो आपका सारा याद हो गया। ये देखो मेरी बुक का पेज नंबर 17, मेरी बुक का पेज नंबर 17, यूटिलिटी का मीनिंग पढ़ लिया, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल, पेज नंबर 17 मेरी बुक का, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ की एजम्पशन, TUMU का रिलेशन, वन कम्युनिटी टू कम्युनिटी, यही सब तुमने लिखा है, पूरा याद भी हो गया होगा। वन कम्युनिटी टू कम्युनिटी, इसके ना शेड्यूल मत याद करने बैठ जाना बच्चों, ये यहीं तक याद करना, ये एग्जाम्पल मत करना, ठीक है जी। और टू कम्युनिटी में इतना याद कर लेना, पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन करवाया था, गिवन द प्राइस ऑफ अ गुड वाला। हाँ, गिवन द प्राइस वाला ये भी हो गया। फिर कंडीशन टू गुड्स की, अगर टू गुड्स का डायरेक्ट ये 6 नंबर में आता है तो जो मैंने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर में, देख लो ये पूरा 6 नंबर का आंसर है। वही चीज़ लिखिए जो समझाई है, लेस एक्स को कम कर देंगे, वाई को ज़्यादा, वो सब चीज़ें। अब देखो जैसे ये न्यूमेरिकल दे दे, ये क्या दे दिया, न्यूमेरिकल, यूनिट बढ़ती आ रही है, TU दे रही है। मुझे कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ MU और प्राइस दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो TU के डिफरेंस से क्या आ जाएगा, MU। फर्स्ट पे 10 आ गया, देखो 18 - 10 8, 25 - 8 7 6 3 0, ये मेरा MU आ गया। ये क्या आ गया मेरा, MU। प्राइस कितना दे रखा था क्वेश्चन में, कह रहा प्राइस कितना है 6, और 1 यूटिल इक्वल टू क्या है 1 रुपी, 1 से डिवाइड करेंगे वैल्यू से।
अब बताओ एमयू और प्राइस दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, 6 कहाँ हो रहे हैं, कौन सी यूनिट पे, 4। ये आंसर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। समझ आ गया? अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में मुझे यूनिट दे रखी है और क्या दे रखा है, एमयू दे रखा है, सीधा एमयू दे रखा है, एक सीधा एमयू दे रखा है, सीधा एमयू दे रखा है और बोला है क्वेश्चन में प्राइस कितना है, 4 रुपये। कितना प्राइस है, 4 रुपये। और 1 रुपये इक्वल टू कितना है, 5 यूनिट्स। 1 रुपये इक्वल टू क्या है, 5। तो हमें पहले एमयू को क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एमयू है, हमने सारी वैल्यू को 5 से क्या कर दिया, डिवाइड। 10, 8, 6, 4, 2 आ गया। प्राइस कितना था गुड्स का, 4 रुपये। 4 4 दोनों इक्वल हो रहे हैं, कितनी यूनिट्स पे इक्वल हो रहे हैं, 4 यूनिट। समझ आ गया जी, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 कम्युनिटी, ये खुद कर लेना, मैं नेक्स्ट वाला करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ करना है इसका, अरे साथ साथ करना है। बच्चे बेचारे थक गए हैं। देखो थकना नहीं है बच्चों, हमें 11th में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है जी। देखो मैं यहीं समझाता हूँ, जिस बच्चे की बुक है ढंग से देख लेना, यहीं पे समझा देता हूँ। देखो जी, टीयू से एमयू निकालना, यहाँ पॉइंट्स हैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट लेवल पे हमेशा टीयू एमयू सेम होता है। फिर 40 - 25 कितना हो गया, 15। 50 इधर बोर्ड पे देखना, 50 - 40 10। अब अगले पॉइंट में दिक्कत, अब कैसे करोगे, कोई नहीं सकता, नहीं हो सकता ये। तो इसमें क्या करेंगे, 59 - 3 ये क्या आ जाएगा, 56। नहीं हो सकता, कैसे करेगा समीशन, ये यहाँ की वैल्यू ही नहीं है। ये प्लस ये होता है तो ये बात है ना, है ही नहीं। तो इसमें ये पॉइंट करना, 59 - 3 कितना हो गया, 56। अब 56 में से 50 गया 6। अब 59 + 1 60, समीशन कर दिया, ये हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अच्छा नहीं, अब देखो ये तो हमने निकाल लिया, ऐसे हम इसका निकालते हैं। बच्चे आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बच्चे बोल रहे हैं। फर्स्ट पे दोनों क्या होते हैं, सेम। अब एमयू मेरे को कितना दिया हुआ है, एमयू कितना दिया हुआ है, एमयू कितना है, 6। तो ये नहीं पता, तो 10 + 6 कितना हो गया, 16। 21 - 16 5। 24 - 21 3। अब वही पॉइंट आ गया, 27 - 1 26। 26 - 24 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब हमें क्या निकालना था, MUX अपॉन PX। हाँ, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। क्वेश्चन में बोला है बस बच्चों 1 मिनट, 5 मिनट में पूरा चैप्टर, प्लीज शांति से बैठे। इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आने हैं पेपर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने टॉपिक करवा दे, क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कैसे करने। हमें दोनों गुड्स का प्राइस कितना दे रखा है, 2 रुपये दिया हुआ है। कंडीशन क्या होती है, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। MUX हमारे पास आ गया, अब इसे MUX अपॉन क्या कर देंगे, PX, सारी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर MUY दे रखा है, PY कितना है 2, सबको उससे डिवाइड कर देंगे। MUY अपॉन क्या हो गया, PY। अब बताओ ये दोनों कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 5 पे इक्वल आ रहे हैं। इसकी मैं कितनी यूनिट खरीदूंगा, 1। इसकी कितनी खरीदूंगा, 3। इसकी कितनी यूनिट खरीदूंगा, 1। इसकी कितनी खरीदूंगा, 3। 1 यूनिट कितने की है, 2 रुपये की। 3 खरीदूंगा, कितने रुपए खर्च होंगे, 6। इसकी 1 खरीदूंगा, कितने रुपए की है, 2। 8 रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि मेरे पास पड़े कितने हैं, 12 रुपये। क्वेश्चन में दे रखा मेरे पास कितने रुपए पड़े हैं, 12 रुपये मेरी इनकम है, ठीक है। तो मैं भी और आगे जाऊंगा, मेरे अभी सिर्फ कितने खर्च हुए हैं, 8। तो मैं ये वाला नहीं लूँगा। अब आगे जाते हैं, ये 3 दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ये कितने पे इक्वल हो रहे हैं, 1 2 3 4 यूनिट पे। 4 यूनिट खरीदूंगा, कितने की एक है, 2 रुपये की। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, 8। इसकी कितनी यूनिट है, 2। कितने की एक है, 2 रुपये। तो 8 + 4 कितने हो गए, 12 इनकम है। फिर भी इसके बाद देखते हैं, ये यहाँ भी इक्वल हो रहे हैं। ये कितनी यूनिट है, 5। ये कितनी है, 4। 5 × 2 10 और 4 × 2 8 18। क्या मैं इतनी खरीद सकता हूँ, नहीं, मेरा बजट नहीं है। तो मैं कितनी खरीदूंगा, हाँ मैं कितनी खरीदूंगा, x की
x की कितनी खरीदूंगा, 4 x की 4 और y की 2। वेरी गुड। तो आप ये सारे चेक करके एक मिनट अब बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया था और 3 बार बोर्ड में आ गया, स्कूलों में बहुत आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो जी, हाँ जी आ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स x एंड y। कंज्यूमर 2 गुड्स खरीदा है, x और y। दोनों का प्राइस दे रखा है 5 और 4 दिया हुआ है। प्राइस कितना दिया है, 5 एंड 4। इफ द कंज्यूमर चूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 गुड्स विद मार्जिन यूटिलिटी, x की मार्जिन यूटिलिटी 4 है और y की कितनी है, 5, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं? तो बताओ कंडीशन क्या होती है, MUX। एक मिनट, एक देखो बच्चों, कंडीशन क्या होती है, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। क्वेश्चन में दिया हुआ है x की मार्जिन 4 और y की मार्जिन 5 दे रखी है। x का प्राइस 5 और इसका प्राइस 4, क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं? क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं? बच्चों ये बोर्ड में जब क्वेश्चन आया विदाउट मैथ्स के बच्चों ने क्या किया, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कह दिया दोनों इक्वल हो रहे हैं। अरे ऐसा मत करना भाई, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, बस ये बताने के 3 नंबर थे, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। देखो यही लिखा आंसर में हाँ जी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब 3 नंबर में आगे क्या पूछा, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा। एक मिनट, ये 0.8 है, ये कितना है 1.2, यानी y की मार्जिनिटी ज़्यादा है किससे, x से। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे, y की मार्जिनिटी ज़्यादा है x से, तो कंज्यूमर y को ज़्यादा खरीदेगा एज कम्पेयर टू x। ये पॉइंट समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बस आपको सिचुएशन बतानी है कौन सी लगेगी, पेपर हो गया। देखो कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स x एंड y एंड इज इन इक्विलिब्रियम। अगर y का प्राइस बढ़ जाए, अगर y का प्राइस बढ़ जाए, y का प्राइस बढ़ जाएगा, y की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। क्वेश्चन कह रहा है क्यों होगी, तो सबसे पहले तो आप बताओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, यानी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये लिखने का 1 नंबर हो गया। फिर कह रहा है सुनो भाई, फिर कह रहा है कि जो यार एक बच्चों चुप हो जाओ, ओए मत करो, एक बच्चों देखो y का जो प्राइस है वो क्या हो गया, अरे यार एक मिनट, ये कर ले यार, कहाँ गया बैक का ऑप्शन, कहाँ है यार, कर लेना, 1 मिनट रुक। अरे इधर देखो, बस मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इधर देखो। अब ओए 1 मिनट सुनो, तो इस केस में, अरे इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दोनों क्या होंगे, सुनते हैं ना बच्चों ढंग से। अब यहाँ पे x ज़्यादा हो गया, y क्या हो गया, कम। क्यों सर, क्योंकि y का प्राइस बढ़ गया। जब नीचे की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो बताओ कंज्यूमर x ज़्यादा खरीदेगा y को। सर एक बार क्लियर कर दो, देखो y का प्राइस बढ़ गया, जब नीचे की वैल्यू बढ़ गई तो ये ओवर वैल्यू कम हो जाएगी, यानी MUX अपॉन PX ज़्यादा हो जाएगा MUY अपॉन PY से, जिसकी वजह से कंज्यूमर x को ज़्यादा खरीदेगा और y को क्या करेगा, कम खरीदेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी 1 मिनट ये पढ़ लेना प्लीज़ बच्चों क्वेश्चन।